पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। और यहीं से शुरू होता है पुष्पा की असली कहानी, क्योंकि ये सिर्फ अल्लू अर्जुन की सक्सेस स्टोरी नहीं, ये मार्केट रीडिंग, कंज्यूमर साइकोलॉजी और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी का ऐसी केस स्टडी है जिसने करोड़ों रुपए का गेम पलट दिया। दिसंबर 2021 में पुष्पा द राइज रिलीज हुई। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। ओरिजिनल फिल्म तेलुगु में थी, लेकिन उसके साथ हिंदी वर्जन भी थिएटर में उतारा गया। ट्रेड एनालिस्ट की शुरुआती उम्मीदें सीमित थी, क्योंकि उस समय तक हिंदी मार्केट में साउथ की डब्ड फिल्मों को अक्सर सेकेंडरी बिजनेस माना जाता था, लेकिन रिजल्ट ने सबको चौंका दिया। पुष्पा की हिंदी वर्जन ने भारत में करीब 100 करोड़ से ज्यादा का नेट कलेक्शन किया। अब यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर असली कहानी कलेक्शन है ही नहीं। असली कहानी यह है कि ऑडियंस आई कहां से। क्या करोड़ों लोग एक ही रात में अल्लू अर्जुन के फैन बन गए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि नॉर्थ इंडिया ने अल्लू अर्जुन को पहली बार पुष्पा में देखा, तो कहानी यहाँ पर गलत हो जाती है। असली तैयारी तो कई साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। साउथ की डब्ड फिल्में लगातार टीवी चैनल्स और यूट्यूब पर लगातार हिंदी डब्ड वर्जन में करोड़ों व्यूज बटोर रही थी, यानी ऑडियंस बिना टिकट खरीदे ही हीरो को जान चुकी थी। अगर आसान भाषा में समझें तो अगर कोई नया रेस्टोरेंट खुलने से पहले ही आपको महीने से कई महीनों से फ्री सैंपल्स बांट रहा हो और ओपनिंग डे पर उसे कस्टमर ढूंढने पड़ते हैं क्या? और बिल्कुल ऐसा ही काम डब्ड इकोसिस्टम ने किया। उसने पहले ऑडियंस बनाई और फिर फिल्में बेची। अब एक टेक्निकल चीज यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है। देखो, डब्ड इकोसिस्टम नाम सुनकर मुश्किल लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आसान है। साउथ में बनी फिल्म को हिंदी में डब किया जाता है, फिर टीवी, यूट्यूब और दूसरे प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचाया जाता है। इससे होता क्या है ना, ऑडियंस एक्टर की लैंग्वेज नहीं, उसकी पर्सनैलिटी को याद रखने लगती है। इसलिए जब यही एक्टर थिएटर में आता है तो उसे जीरो से शुरुआत नहीं करनी पड़ती। और मार्केटिंग की दुनिया में इसे फैमिलियरिटी इफेक्ट कहा जाता है, यानी जिस चेहरे को लोग बार बार देखते हैं उस पर भरोसा जल्दी करते हैं। पुष्पा के समय नॉर्थ इंडिया ने नई फिल्म देखी थी, लेकिन हीरो नया नहीं था। अब यही एंट्री होती है मनीष शाह की। अगर आपने कभी टीवी और यूट्यूब पर हिंदी डब्ड साउथ मूवीज देखी है, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि उसके पीछे गोल्ड माइंस का हाथ रहा हो। कंपनी का मॉडल सीधा था, साउथ की फिल्मों के राइट्स खरीदो, अच्छी हिंदी डबिंग करो और उन्हें उस ऑडियंस तक पहुंचाओ जहां उसकी डिमांड है। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन बिजनेस यही था। जब बाकी लोग हिंदी मार्केट को सिर्फ बॉलीवुड का इलाका मान रहे थे, तब ये लोग साउथ स्टार्स की फैन फॉलोइंग बना रहे थे। यानी फिल्म रिलीज होने से पहले ही मार्केट तैयार किया जा रहा था। यहीं पर पुष्पा का सबसे बड़ा बिजनेस मूव दिखाई देता है। ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक पुष्पा के हिंदी राइट्स लगभग 28 करोड़ में खरीदे गए थे। उस समय कई लोगों की डील महंगी लगी थी, लेकिन फिल्म के बाद हिंदी वर्जन ने बॉक्स ऑफिस, सैटेलाइट और दूसरे रेवेन्यू स्ट्रीम्स में जिस तरह परफॉर्मेंस दी, उसने इस इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल अलग नजरिए से दिखाया। आसान भाषा में समझें तो आपने किसी जमीन को उस समय खरीदा जब लोग उसे बेकार मान रहे थे, और कुछ समय बाद ही वहां पर मेट्रो स्टेशन बन गया। वो जमीन वही थी, उसकी वैल्यू बदल गई। पुष्पा के हिंदी राइट्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सबसे मजेदार बात यह है कि पुष्पा ने ऑडियंस को नहीं बदला, उसने इंडस्ट्री की गलतफहमी तोड़ दी। बॉलीवुड सालों तक सोचता रहा कि नॉर्थ इंडिया सिर्फ हिंदी स्टार्स पर पैसा खर्च करेगा, लेकिन ऑडियंस तो चुपचाप टीवी पर और यूट्यूब पर साउथ की डब मूवीज देख रही थी। मतलब बॉलीवुड वाले अभी भी सर्वे कर ही रहे थे कि आखिर कस्टमर चाहता क्या है, लोग आखिर कैसी मूवी देखना चाहते हैं, और कस्टमर्स अपना फैसला पहले ही ले चुके थे। पुष्पा ने सिर्फ उस फैसले को बॉक्स ऑफिस पर दिखा दिया। लेकिन अगर कहानी यही खत्म हो जाती तो शायद पुष्पा सिर्फ एक हिट फिल्म बनकर रह जाती। असली खेल तो उसके बाद शुरू होता है। आखिर एक डब्ड फिल्म के हिंदी राइट्स की कीमत अचानक कई गुना क्यों बढ़ गई? देखो, प्रोड्यूसर्स का पैन इंडिया मॉडल कैसे बदल गया, और क्या पुष्पा के बाद पूरी इंडस्ट्री ने साउथ मार्केट को देखने का नजरिया और तरीका बदल दिया? यही कहानी आगे समझेंगे। अब देखो, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे भाई। वैसे तो आप सब्सक्राइब और लाइक करते ही हो, करते हो ना? करते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। पुष्पा की सबसे बड़ी जीत 100 करोड़ का हिंदी कलेक्शन नहीं थी। सबसे बड़ा झटका तो उसके बाद लगा, क्योंकि जिस हिंदी मार्केट को पहले एक्स्ट्रा इनकम माना जाता था, वही अचानक से मेन बिजनेस बन गया। इसका सबसे बड़ा सबूत है राइट्स की बदलती कीमत। देखो, ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक जहां पुष्पा द राइज के हिंदी राइट्स लगभग 28 करोड़ में खरीदे गए थे, वहीं पुष्पा 2 के हिंदी थिएट्रिकल राइट्स की कीमत बढ़कर करीब 200 से 225 करोड़ रुपए तक पहुंचने की खबरें सामने आने लगी। अब जरा यहां पर रुक के सोचो, एक फिल्म ने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, बल्कि उसने मार्केट वैल्यूएशन ही बदल दिया। अगर स्टॉक मार्केट की भाषा में कहें तो पहले इन्वेस्टमेंट सफल हुआ और फिर उसी कंपनी के शेयर प्राइस
कई गुना ज्यादा बढ़ गए। अब यहाँ पर असली सवाल यह है कि ऐसा हुआ कैसे। अब इसका जवाब सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ कंटेंट अच्छा था। देखो ये चीज सिर्फ यही चीज नहीं हो सकती, क्योंकि अच्छी फिल्में हर साल आती है, लेकिन हर फिल्म इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल नहीं बदलती। अभी यहाँ पर पुष्पा ने 3 चीजें एक साथ सही की। फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, सालों से बनी ऑडियंस फैमिलिटी और सही डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इसमें से एक भी चीज कमजोर होती तो शायद रिजल्ट इतना बड़ा नहीं होता। यानी सक्सेस एक्सीडेंटल नहीं थी, कई साल की तैयारी का रिजल्ट थी। अब यहाँ एक और टेक्निकल टर्म आती है, डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स। देखो आसान भाषा में समझो तो मान लो आपने एक शानदार प्रोडक्ट बनाया, अब उसे पूरे भारत में बेचने के लिए आपको अलग अलग राज्यों के डीलर्स चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री में भी यही डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स कहलाते हैं। प्रोड्यूसर्स फिल्म बनाता है, लेकिन उसे ऑडियंस तक पहुंचाने का काम डिस्ट्रीब्यूटर करता है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर सही ऑडियंस को सही समय पर पकड़ ले तो यही फिल्म एवरेज से ब्लॉकबस्टर बन सकती है। इसलिए फिल्म बिजनेस में कई बार कैमरा से ज्यादा ताकत कॉन्ट्रैक्ट में होती है, और यहीं पर बॉलीवुड सबसे बड़ी कैलकुलेशन मिस कर गया। उसे लगा था कि ऑडियंस लैंग्वेज खरीदती है, जबकि ऑडियंस इंटरटेनमेंट खरीद रही थी। अगर लैंग्वेज ही सबसे बड़ी दीवार होती तो हॉलीवुड की फिल्में भारत में कैसे चलती बताओ। कोरियन ड्रामास पूरी दुनिया में पॉपुलर नहीं होते, और एनिमे का ग्लोबल मार्केट अरबों डॉलर तक कभी नहीं पहुंचता। पुष्पा ने बस यही साबित किया कि अच्छी पैकेजिंग, सही पोजीशनिंग और ऑडियंस कनेक्ट कई बार लैंग्वेज बैरियर से ज्यादा बड़े होते हैं। अब जरा नंबर्स देखिए। पुष्पा के बाद सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं बदला, पूरे ट्रेड का बिहेवियर ही बदल गया। साउथ स्टूडियोज ने हिंदी मार्केट पर पहले से ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है। पेन इंडिया रिलीज अब एक्सेप्शन नहीं है, बल्कि स्ट्रेटेजी बन गई है। डब्ल्यू राइट्स की डिमांड बढ़ी है। नॉर्थ इंडिया अब सिर्फ एडिशनल मार्केट नहीं रहा, बल्कि प्लानिंग का मेन पार्ट बन गया है। यानी पहले साउथ वालों को हिंदी वर्जन फिल्म के बाद याद आता था, अब फिल्म की प्लानिंग शुरुआत से ही हिंदी ऑडियंस को ध्यान में रख होने लगी है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात भी समझिए। देखो पुष्पा ने बॉलीवुड को खत्म नहीं किया और साउथ सिनेमा को अजय भी नहीं बना दिया। उसने सिर्फ एक बात साबित की है, ऑडियंस को हल्के में लेने की गलती सबसे महंगी होती है। व्यूअर रोज बदल रहा है, उसके पास टीवी है, यूट्यूब है, ओटीटी है, सोशल मीडिया है। अगर आप उससे सालों तक इग्नोर करोगे तो कोई दूसरा जाकर उसके साथ रिलेशनशिप बना लेगा, और पुष्पा भी उसी रिलेशनशिप का रिटर्न थी। तो अगली बार जब भी कहे कि पुष्पा सिर्फ अल्लू अर्जुन की स्टारडम की वजह से चली, तो उसे पूरी तरह ये कहानी जरूर बताना। सालों तक हिंदी डब फिल्मों ने ऑडियंस तैयार की, सही समय पर राइट्स खरीदे गए, डिस्ट्रीब्यूशन ने मार्केट तक पहुंच बनाई, कंटेंट ने ऑडियंस को रोके रखा, और इन सबका नतीजा था पुष्पा। इसलिए पुष्पा सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं थी, वो भारतीय फिल्म बिजनेस की सबसे दिलचस्प केस स्टडीज में से एक थी। उसने साबित कर दिया कि फिल्में शुक्रवार को रिलीज होती है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमाई कई वर्षों पहले ही शुरू हो चुकी होती है। अब यहाँ पर वीडियो खत्म हो चुकी है, तुम मिलते हैं नई वीडियो में। और जब तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। कोई भी ओपिनियन है तो कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है यार, कमेंट आपका ही है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय।